हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.5 शुरू करेंगे। इससे पहले यूनिट 14 के 14.1 to 4 तक के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसे आप इसके कॉर्नर में आई बटन है प्रेस करके वो लिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने उसको मिस किया है। अगर आपने उसको कवर किया है और कोई दिक्कत है तो उसको रिवाइज करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। यूनिट 13 भी इससे पहले हमने कंप्लीट की है, उस रिलेटेड भी सारे के सारे वीडियो आप इसी आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम 14.5 जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य दूरी। किस रूप में होती है लाइन, पहले हम ये जान लेते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि दो टाइप होते हैं लाइन के, एक होता है सदिश रूप और दूसरा होता है कार्तीय रूप, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अगर लाइन हमें सदिश रूप में दे रखी है और हमें उनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान, देखिए ये मोडस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए B1 क्रॉस B2 इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर का डिफरेंस अपॉन जो B1 क्रॉस B2 जो हम सॉल्व करेंगे उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण। क्वेश्चन करके हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर यही दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, तो ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो जाएगा। लास्ट वीडियो में इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगर समांतर होती है तो ये B1 और B2 दोनों सेम हो जाएंगे, B1 B2 दोनों सेम रहेंगे और उसे हम B लिख देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, यानी यहाँ पे B1 B2 अलग अलग है, उसकी जगह सिर्फ B लिखा जाएगा और अपॉन में इसी B का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब हमें लाइन पता होगी दोनों पैरेलल हैं। लास्ट जो एक्सरसाइज थी 14.4 उसका अंतिम प्रश्न हमने इस सूत्र से सॉल्व किया था, डिस्टेंस निकाली थी। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दी जाए जो कि x माइनस x1 अपॉन A1, ये A1 B1 C1 ये डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z1 वह बिंदु है जहाँ से ये लाइन गुजरती है। ये कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप। इसकी सेकेंड लाइन इस प्रकार है, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 के अपॉन में क्या है A2 B2 और C2, ये डायरेक्शन रेशियो है सेकेंड लाइन के। उस टाइम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सारणिक के फॉर्म में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस पूरे को सॉल्व करना है और अपॉन में B1 C2 माइनस C1 B2 कह सकते हैं, B2 C1 का स्क्वायर, C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर। लेकिन ये रूप थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालने की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है यूनिट 13 में। अगर यूनिट 13 आपने मिस की है तो उसे कवर कीजिए और ये टॉपिक को अच्छे से कवर करके इन पर कमांड बनाइए। इस फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे फैक्टर फॉर्म से। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन I प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस k। सेकेंड इक्वेशन 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस k कैप। अब यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, A1 A2 B1 B2 दोनों वेक्टर। पहले इक्वेशन से देखिए A1 वेक्टर, ये पूरा का पूरा A1 वेक्टर है और लैम्डा के साथ जो है वो B1 वेक्टर है। ठीक है, इस प्रकार से माइनस j प्लस k। दूसरे इक्वेशन से A2 2i माइनस j माइनस k और B2
जो म्यू का कोएफिशिएंट म्यू के साथ है, इस प्रकार से। अब हम ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1 क्या है, इन दोनों वेक्टर का अंतर। यूनिट नंबर 13 में हमने वेक्टर का अंतर ज्ञात करना सीखा ही था कि बड़े आसान तरीके से दो वेक्टर आपस में किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाए जा सकते हैं। तो देखिए A2 माइनस A1 में A2 वेक्टर पहले लिखना है माइनस A1 वेक्टर, I का I से देखिए 2i माइनस I रह जाएगा, माइनस j है और ये माइनस हो जाएगा 2j, ये माइनस 3j हो जाएगा, माइनस k और ये माइनस k माइनस का 2k। ये हमें A2 और A1 का डिफरेंस प्राप्त हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। फिर हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2। क्या होगा B1 क्रॉस B2, उसे देख लें। इसके लिए B1 क्रॉस B2 एक सारणिक फॉर्म में का क्रॉस प्रोडक्ट। B1 यहाँ से ये देखिए IJ के पहले तो लिखना ही है। जब भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी कि सदिश गुणनफल करते हैं तो सारणिक रूप में IJ के साथ ही साथ पहले वाले वेक्टर के IJ के गुणांक, फिर दूसरे वेक्टर के 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 2 2 1 2। अब हम इनका एक्सपेंड फॉर्म प्राप्त करते हैं। तो देखिए -2 -1, जे नेगेटिव रहेगा, ध्यान रहे, जे के साथ आ जाएगा 2 -2 प्लस के साथ हो जाएगा 1 + 2। ये इस प्रकार से। फिर इनका एक्सपेंड होने के बाद फॉर्म क्या आता है देखिए, इसमें I के साथ -3, जे ये देखिए 0 हो जाएगा, 0j और +3k। इस प्रकार B1 क्रॉस B2 प्राप्त हो गया। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन। क्या है फॉर्मूला, एक बार फिर से देखते हैं। A2 माइनस, इसमें पहले देखो वैसे क्रम विनिमय है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। तो हमने B1 क्रॉस B2 प्राप्त कर लिया है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है देखिए, परिमाण क्या होता है, ये परिमाण कहलाता है। -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस तरह से 9 + 9 √18, जिसे हम 3√2 लिख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3√2। अब हम इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या आती है, दोनों लाइन के बीच की। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 -3i + 0j + 3k डॉट A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 है i -3j -2k अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, जो हमने अभी सॉल्व किया ही है। इस प्रकार अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों सदिशों का हमें अदिश गुणनफल करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। यूनिट 13 में हमने ये डिस्कशन किया ही था। I का I के साथ -3, J का J के साथ 0, K का K के साथ -6 अपॉन 3√2। ये हो जाएगा -9
अपॉन 3√2। मॉडुलस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा 9/3√2, डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे 3/√2। ये बीच की दूरी है दोनों रेखाओं के, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन। यहाँ पे √2 अपॉन में है इसलिए इसका प्रमेयकरण करके इसको 3√2/2, ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन है। वेक्टर फॉर्म में था ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों लाइन कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक ही फॉर्मूले से हम हर बार डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इसका देखिए सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप यानी इन दोनों इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म कैसी होगी। कोई भी कार्तीय रूप को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा आसान। देखिए, इन नंबर को निशान बदल के IJK के साथ लिख लेना है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर जहाँ से ये लाइन गुजरती है। फिर लैम्डा के साथ दिक् अनुपातों से निर्मित से बना सदिश लिखते हैं। इस प्रकार ये कार्तीय रूप बदल गया सदिश रूप में। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, इन तीनों के निशान बदल के हमें यहाँ लिखना है। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये रेखा गुजरती है 357 प्लस म्यू के साथ दिक् अनुपातों से निर्मित वेक्टर। इस प्रकार अब हमें इन दोनों इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए ये A1 है, तो A1 क्या होगा, -i - j - k। A2 क्या होगा, सॉरी B1 हो जाएगा यहाँ पे 7i 6j का प्लस k। फिर यहाँ से A2 क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन का पोजीशन वेक्टर, और B2 क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब हम ज्ञात करते हैं A2 - A1। यूनिट 13 यहाँ पे एक तरह से रिवाइज हो रही है। यूनिट 13 में हमने इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन किए थे, जिसमें अंतर करना, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, इस टाइप से ही। तो A2 - A1, A2 हो गया 3i 5j 7k। इसमें से क्या घटाना है, A1 -i -j -k। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, घटा के देखते हैं। तो देखिए 3i है, ये प्लस i हो जाएगा तो 4i हो जाएगा। 5j + j 6j हो जाएगा। 7k और ये k हो जाएगा 8k। A2 - A1 का मान। अब हम ज्ञात करते हैं B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट i, j और k सारणिक रूप में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करना है। B1 से देखिए, B1 से i j k के गुणांक यहाँ लिखने हैं। B2 से यहाँ लिखने हैं i j k के गुणांक। फिर इसे फैला देना है या एक्सपेंड कर देना है, इसका विस्तार कर देना है। इस तरह से होगा इसका विस्तार। देखिए +2 -j के साथ 7 -1 और k के साथ हो जाएगा -14 प्लस का 6। तो इस प्रकार -4i -6j का 8k प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मापांक या परिमाण कहते हैं इसको। I J K के गुणांकों के वर्गों का योग करना है, स्क्वायर का टोटल करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 16, 36 और ये हो जाएगा 64। इस प्रकार रूट के हो जाएंगे 116। क्या है ये? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है, मापांक, ये परिमाण है इसका। अब हम देखते हैं इसके बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने से क्या प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले को इजी से प्रैक्टिस करने के लिए ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। हमें वेक्टर फॉर्म में इसके A2 - A1 का मान, B1 क्रॉस B2 का मान और इनका मैग्नीट्यूड पता है। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट कराना है A2 - A1 से अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखिए -i -6j -8k का डॉट प्रोडक्ट 4i 6j 8k से। इस प्रकार B1 क्रॉस B2 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, √116। डॉट प्रोडक्ट में i का i से, माइनस का 16, j का j से और k का k से। कितने होती है इसकी टोटलिंग? माइनस का 116 हो जाता है इसका टोटल मान। और क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा है, ये प्लस का हो जाएगा 116। इसका जब डिवाइड देंगे इसमें तो √116 ये इसके मध्य की दूरी होगी। इसे हम 29 × 4 या फिर 2√29 इकाई भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ज्ञात किया ताकि एक ही फॉर्मूले से हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वेक्टर फॉर्म में ही है, जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन से A1 A2 और सेकंड से B1 B2 प्राप्त हो जाए। A1 2i, A1 यहाँ पे i + 2j + 3k, A2 हो जाएगा i - 3j + 2k। इसके बाद A2 जो दूसरी इक्वेशन से पोजीशन वेक्टर है 4i 5j 6k, B2 हो जाएगा 2i 3j और k। यहाँ पे आप A2 - A1 ज्ञात करके देखेंगे, B1 क्रॉस B2 ज्ञात करके देखेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो फॉर्मूला है हमने जो अभी डिस्कस किया है उसका यूज़ करके डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन ज्ञात कर लें। इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। प्रैक्टिस करके हम इसको और भी आसान बना सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। हम देखते हैं इसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। यहाँ ये दोनों वेक्टर फॉर्म में ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखिए तरीका, जो कांस्टेंट नंबर हैं उनको हम IJK से इंटू करेंगे और बाद में T को भी IJK से इंटू करेंगे। तो यहाँ देखिए IT या फिर TI कैप, यहाँ पे TJ कैप -2J प्लस
3k माइनस 2t k कैप। जो t के साथ नहीं है उन्हें हम अलग अलग कर देते हैं। i माइनस 2j प्लस 3k, ये अलग हो गया। इसके बाद t के साथ कौन कौन से टर्म हैं, उनमें से t कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया i माइनस का, ये j प्लस का, और यहाँ पे देखिए t के साथ है माइनस का 2k। अब हमें यहाँ पे इसका रूप प्राप्त हो गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का, वेक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार। यहाँ से हम ये पूरा का पूरा a1 और ये a2 लेंगे। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन को देखिए, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो i का s से एस आई कैप i कैप 2s j कैप ओनली j कैप माइनस का माइनस 2s k कैप और माइनस का k। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन वेक्टर अलग करते हैं जिनके साथ s नहीं लगा है, i माइनस j माइनस k। उसके बाद s के साथ क्या है, एक तो यहाँ i है प्लस 2j है और माइनस 2k है। इस प्रकार हमें सेकेंड लाइन जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त हो गया। अब हम प्राप्त करते हैं इनमें से, देखिए ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे a1 वेक्टर क्या मिलेगा, ये a1 है और b1 माइनस i प्लस j माइनस 2k है। दूसरी इक्वेशन से a2 i माइनस j माइनस k और b2 जो s के साथ है अब फिर वही प्रोसेस रहेगा अपना, a2 माइनस a1 करना है। ये आप प्रैक्टिस करें। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट तरीके से हमने इसका डिस्कशन किया है। थर्ड क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए लिया है, उसके भी प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को अब a1 a2 और b1 b2 प्राप्त होने के बाद आप आगे का पार्ट इसका स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए दिए हुए क्वेश्चन को आप सीरियसली लें, इससे आपको एक आधार मिलेगा, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का पॉइंट रहेगा। क्या एक अननोन जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर आंसर ज़रूर चेक करें इनका। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अभी आंसर आपके सामने लिख देंगे, जिसको आप सॉल्व करने के बाद देखना कि हमारे वही आंसर है या नहीं है। a2 ये रहा a2 माइनस a1, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, ये b1 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड, ये तीनों आप फाइंड करेंगे और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला जो अब तक आपने याद ही कर लिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको आप फाइंड करेंगे खुद स्वयं प्रैक्टिस करके। इनके आंसर क्या हैं दोनों क्वेश्चन के वो जांच जरूर करें, ताकि जिन स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो अपने आंसर की जांच कर सके। तो क्या आंसर है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों के, देखिए। तो ये आंसर आप सॉल्व करके प्राप्त कर चुके होंगे, नहीं किया है तो सॉल्व करके पूरा जांच करें। d इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 में 3/√19 और फोर्थ में 8/√29। बहुत ही सिंपल से और आसानी से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप सीरियसली प्रैक्टिस करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। ये क्वेश्चन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पूरी यूनिट में भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होता है। बाकी क्वेश्चन तो क्या है कि डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। हमें ज्ञात करना है इनके बीच की दूरी, और साथ ही साथ जो इनके बीच की दूरी के लिए जो समीकरण होगा वो भी हमें ज्ञात करना है कि इस दूरी का क्या समीकरण होगा। इसके लिए देखिए पहली लाइन जो हमें ये गिवन है L1, उस पर पॉइंट है P, L2 पे पॉइंट है Q। हमें एक तो PQ की डिस्टेंस यानी P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, साथ ही साथ हमें P और Q के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और PQ का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ PQ। तो किस तरह से होता है इसका एक तरीका देखिए। सबसे पहले इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, इसी फॉर्म में रख के चेक करते हैं कि P और Q के संभावित परिणाम या संभावित कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होते हैं। Z -0/1 इसके इक्वल लैम्डा मान लिया। ये P के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं हम, P के लिए। तो यहाँ P के लिए देखिए x1, यहाँ पे ये x1 y1 z1 यानी x y z के मान होंगे जो इस लाइन को संतुष्ट कर रहे हैं। इट मीन्स P जो होगा वो इस कोऑर्डिनेट में होंगे, P के मान x1 y1 z1। x1 की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी देखिए 2 लैम्डा + 1, और y1 की वैल्यू प्राप्त होगी 3 लैम्डा -1, और z1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ओनली लैम्डा। इट मीन्स P जो होगा, जो x1 y1 और z1 जैसा कि हमने डिस्कस किया है वो इस फॉर्म होगा। P के कोऑर्डिनेट इस रूप में होंगे। अब लैम्डा क्या है ये अभी हम ज्ञात करेंगे, ये P के लिए। फिर देखते हैं Q के लिए सेकेंड इक्वेशन। तो दूसरी रेखा पर स्थित है ये Q पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हम x2 y2 और z2 मान लेते हैं, जो हमें यहाँ से प्राप्त करने। उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक कॉमा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ z अकेला था, इक्वल में था, z -0/1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ z की वैल्यू 2 है तो वो किस तरह से होगी देखिए, ये 2 इस साइड आए तो माइनस हो जाएगी, अपॉन में 0 लिखना है, इक्वल में कांस्टेंट म्यू। ये इस प्रकार कन्वर्जन होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये कि किस तरह से ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे देखिए Q के निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होंगे, x2 यहाँ से प्राप्त, इस x की वैल्यू वो x2 के काउंट में होगी 3 म्यू -1 y2 म्यू +2, और z2 देखिए z2 किस तरह से प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा म्यू से इंटू, इसलिए म्यू इस तरह से, ये 0 इंटू हो गया म्यू से तो 0 हो गया, और z की वैल्यू हमें +2, तो यहाँ पे z +2 देना है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इस प्रकार हमने P और Q के कोऑर्डिनेट पता लगा दिए। अब हम ज्ञात करते हैं इस PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। इसका कारण ये है क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो PQ है वो लाइन 2 और लाइन 1 दोनों पर लंबवत है। ये दोनों रेखाएं 3D स्पेस में है, इसलिए ये डायग्राम में आप ये ना समझें कि लंब किस तरह से हुआ। 3D स्पेस में ये PQ लाइन दोनों पर लंबवत है, और हमेशा ध्यान रखें कि लघुत्तम दूरी होती है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही होती है, लंबवत ही होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी बोला जाए वो सबसे लंबवत, लघुत्तम दूरी लंबवत होती है। जैसे आप किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो वो सीधी डायरेक्शन उनके बीच के पॉइंट को मिलाने से, जैसे ये 2 लाइन है तो ये
इस तरह से इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त नहीं होगी, वो दोनों लाइन पर एकदम लंबवत हो तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। हर टाइप के जो शेप में ये कंडीशन अप्लाई है। इसी प्रोसेस से हम देखते हैं कि पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, दिक् अनुपात क्या होंगे। तो पी क्यू के लिए देखो, पी x1 y1 z1 और q है x2 y2 z2। x1 y1 z2 हम प्राप्त कर चुके हैं लैम्डा के फॉर्म में, और x2 y2 z2 हम प्राप्त कर चुके हैं म्यू के फॉर्म में। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, A1 इक्वल टू x2 माइनस x1। क्या है x2? इसमें से x1 घटाना है। 3 म्यू माइनस 1 में से क्या घटाना है? ये इस तरह से। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा। ये -1 है, -1 है तो -2 हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान रखें। B1 y के निर्देशांकों का अंतर। ध्यान रखें, हमने इससे पहले वीडियो में जो डायरेक्शन रेशियो निकालने से रिलेटेड थे, उसमें हमने ये देखा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि निर्देशांकों का अंतर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स। ये ध्यान रहे, अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो कॉर्नर में आई बटन है, उसे प्रेस कीजिए, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिससे आप ये पता लगा देंगे किस तरह से डायरेक्शन रेशियो हमने पहले ऑलरेडी ज्ञात किए हैं। तो यहाँ देखिए y2 माइनस y1, ये रहा y2, ये y1, म्यू प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, म्यू माइनस 3 लैम्डा, और ये प्राप्त हो जाएगा 3। C1 Z2 माइनस Z1, Z2 ओनली 2 है और Z1 माइनस हो जाएगा सिर्फ लैम्डा ही है। इस प्रकार हमने A1 B1 C1 प्राप्त कर लिए PQ के डायरेक्शन रेशियो। अब ये PQ जो है वो लाइन 1 पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और जो लाइन 1 है, अब देखते हैं लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब हमें इसके डायरेक्शन रेशियो प्राप्त हुए थे, वो एक बार देखते हैं क्या है। उस प्रकार कन्वर्ट किए थे z माइनस 0/1 करके, 2 3 1। यहाँ L1 के यानी लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 3 1। इसे हम A2 B2 और C2 मान लेते हैं। 2 3 1, A2 हो गया 2, ये B2 का 3 और ये 1। दोनों लंबवत हैं, तो हम जानते हैं लंबवत की कंडीशन क्या है। A1 A2, B1 B2 और C1 C2। दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उसकी शर्त यह है कि उनके दिक् अनुपातों का परस्पर गुणनफल 0 के इक्वल होता है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसकी कंडीशन के बारे में, एंगल बिटवीन 2 लाइंस जब हमने डिस्कस किया तब। A1 देखिए, A1 क्या है? 3 म्यू 2 लैम्डा माइनस 2। A2 हमें यहाँ पे दूसरी लाइन जो है L1 के दिक् अनुपात प्राप्त हुए। B1 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा B2 का मान। C1 हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार कैलकुलेट करके हम एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे म्यू और लैम्डा के फॉर्म में। वो क्या होगी इक्वेशन देखिए। तो इसका आगे का पार्ट यहाँ पे 2 इंटू 6 म्यू हो जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 4 लैम्डा माइनस 4
स्टेप टू स्टेप अच्छे से इसका ध्यान दे दें। -9 +9 और यहाँ पे 1 से इंटू करके यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इस प्रकार देखते हैं 6 म्यू और 3 टोटल हो जाएंगे 9 म्यू। लैम्डा के साथ देखिए 4 माइनस के हैं 3 और ये 1, कैलकुलेट करते हैं 2 लैम्डा और नंबर में 11 -4 7 ये प्राप्त हो जाएगी हमें एक इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर देखते हैं दूसरी इक्वेशन किस तरह से होगी। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4 9 और ये लैम्डा ये सारे के सारे नेगेटिव है, इसलिए ध्यान रहे -14 होगा, 2 नहीं, -13 और ये 1 -14। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2, कैसे प्राप्त होगी वो देखिए ज़रा। तो इक्वेशन देखते हैं लाइन 2 की, जिस प्रकार थी, जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरह से प्राप्त किया। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात क्या प्राप्त हुए 310 इस लाइन की। अब पी क्यू लाइन 2 पर भी लंबवत है और पी क्यू के लिए हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऑलरेडी ज्ञात किए हुए हैं, ये पी क्यू के लिए थे। और L2 के लिए डायरेक्शन रेशियो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके प्राप्त किए ही हैं। ये दिक् अनुपात है जिसे हम A3 B3 और C3 मान लेते हैं। तो लंबवत है तो यहाँ पर A1 A3 B1 B3 C1 C3 का भी गुणनफल 0 के इक्वल होगा। अब A1 क्या था जो हमने पी क्यू के दिक् अनुपात निकाले, उसमें वो देखते हैं। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, सॉल्व पहले किया ही था। A1 ये B1 ये C1। L2 के डायरेक्शन रेशियो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी प्राप्त किए हैं अभी। इस प्रकार दोनों लंबवत होने की वजह से A1 A3 B1 B3 C1 C3 का परस्पर गुणनफल 0 के इक्वल। A1 क्या है यहाँ पे 3 म्यू 2 लैम्डा -2, A3 हो गया 3 C स्क्वायर इंटू 1 म्यू -3 लैम्डा +3 इंटू 1 और 2 माइनस लैम्डा का इंटू हो जाएगा 0 से। तो इस प्रकार 9 म्यू 6 -6 प्लस म्यू -3 लैम्डा +3 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें 10 म्यू -9 लैम्डा -3 के रूप में इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे। तो किस तरह से होंगे मान देखिए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। इसके लिए देखिए इनके गुणांक समान करते हैं। पूरा प्रोसेस हम इसको सॉल्व करके ही देखते हैं। म्यू के इंटू में 9 है या 10 है, ऊपर वाले इक्वेशन को 10 से और नीचे वाले इक्वेशन को 9 से इंटू करते हैं। क्या प्राप्त होता है इसका रिजल्ट देखिए। पूरी की पूरी इक्वेशन 9 से इंटू हो गए 90 म्यू, सॉरी 10 से इंटू हो गए 9 इंटू 10 90 140 प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 9 से इंटू हो गए 90 म्यू -81 लैम्डा माइनस का 27 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे माइनस का हमें यहाँ 59 प्लस का 97 प्राप्त हो जाता है। तो -59 लैम्डा
इक्वल टू -97 और लैम्डा की वैल्यू -97 अपॉन माइनस का 59। ये इस प्रकार लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी। ये लैम्डा की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के आप म्यू प्राप्त करेंगे। वो म्यू क्या होगा वो आप स्वयं ज्ञात जरूर करके देखें कि किस तरह से सॉल्व होता है। वैसे 105/59 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लैम्डा और म्यू प्राप्त कर लिए। इसकी हेल्प से P के निर्देशांक, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से ध्यान दें स्टेप टू स्टेप इसको। एक बार अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, इसको रिवाइज करके 2-3 बार देख के आपको अच्छे से कवर अप करना है। P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद PQ के बीच की डिस्टेंस और PQ के बीच का समीकरण, PQ का समीकरण। तो P जिसके x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में थी। लैम्डा हम 97/59 ज्ञात कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 194/59 प्लस 1/1 है। एलसीएम 59 आएगा, यहाँ पे इंटू करके टोटल हो जाएगा 253। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है। इसी प्रकार y1 3 लैम्डा -1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 291/59 -1, उसकी कैलकुलेशन 232 और Z1 तो लैम्डा की इक्वल है जो 97/59 ऑलरेडी आ जाएगी। इस प्रकार P के निर्देशांक 253/59, 232/59 और 97/59 इस प्रकार प्राप्त होंगे P के निर्देशांक। फिर देखते हैं Q के निर्देशांक। Q में म्यू का मान 105/59 पुट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे इजीली वैल्यू 256/59। ये प्राप्त हो जाएगी x2 की वैल्यू। फिर y2 म्यू की वैल्यू क्या है 105/59 प्लस का 2 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे 223/59। ये इस प्रकार से। और Z2 तो ऑलरेडी 2 ही है, यहाँ पे म्यू नहीं था इसलिए इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो Q के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गए 256/59, 223/59, 2। P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो हम ज्ञात कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके मध्य दूरी और इसका इक्वेशन, समीकरण इसका। मध्य दूरी के लिए पहले देखिए P और Q के मध्य दूरी। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 होंगे Q के निर्देशांक से, y2 और z2, x1 y1 z1। तो यहाँ देखिए 256/59, x1 253/59, ये कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद y2 223/59 माइनस 232/59 और 2 माइनस 2/1 है 97/59 स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ एलसीएम आ गया 59, इनका डिफरेंस ओनली 3 का। यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 59,
और इनका डिफरेंस हो जाएगा -9 का। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 59 जब एलसीएम लेंगे 59 कैसे इंटू करेंगे, इस प्रकार कैलकुलेशन होगी। 9 अपॉन एक तरह से कह सकते हैं 59 का स्क्वायर, इसके बाद 81 अपॉन 59 का स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 59 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आफ्टर कैलकुलेशन 59 का स्क्वायर एक एज एलसीएम आ जाएगा। 9 प्लस 81 प्लस 441 टोटल हो जाता है यहाँ पे 531 अपॉन 59 का। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर इसलिए लगाया कैलकुलेशन अब लास्ट में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। 531 को लिखेंगे 9 इंटू 59 अपॉन 59 का स्क्वायर है 59 इंटू 59, 2 बार यहीं पे रूट में 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा। 9 का रूट होता है 3 अपॉन रूट 59, ये दूरी है। यहाँ आप इसकी कैलकुलेशन में ये भी देख सकते थे कि अगर हम 59 का स्क्वायर ना करें तो इस तरह से भी इसकी कैलकुलेशन हो जाती है 3 अपॉन रूट 59 और ये 59 का स्क्वायर ये इस प्रकार में। ये दोनों वैलिड आंसर हैं। यहाँ प्रमेयकरण करके ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसी में पी क्यू का समीकरण कैसे होगा। देखिए, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ये दो बिंदु हैं, इसके लिए x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 माइनस z1। x माइनस x1 253 अपॉन 59, x2 256 अपॉन 59 माइनस 253 अपॉन 59, y माइनस 232 अपॉन 59, यहाँ पे 223 अपॉन 59 माइनस 232 59 और z माइनस z1 97 अपॉन 59 फिर 2 माइनस 97 अपॉन 59। तो इस प्रकार आफ्टर कैलकुलेशन एलसीएम 59 का 59x माइनस 253 अपॉन में भी देखिए 59 ही एलसीएम आएगा और इसका डिफरेंस 3 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 59 ही होगा। इसे आप ध्यान से नोट करें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही कर पाएंगे। यहाँ पे 59 एलसीएम, ये 59 हो गया और यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम 59 ही है, इसमें से माइनस करेंगे -9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर 59 z माइनस 97 अपॉन में देखिए 2 इंटू 59 118 में से 97 घटाएंगे, जो हमने अभी डिस्टेंस निकालने के समय घटाया था, तो 21 प्राप्त होता है कैलकुलेशन के बाद इस तरह से। अब लास्ट इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुई है वो इस तरह से हुई है। देखिए 59x माइनस 253 59y माइनस 232 और 59z
-97 अपॉन में क्या देखिए 3 - 9 और 21, 3 - 9 21। ये रेशियो है, अनुपात है। तीनों में अनुपातों में 3 का भाग जा सकता है, इसलिए इनको और शॉर्ट रूप में कर लेते हैं। सब में 3 का भाग देंगे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। तो अंतिम हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, जिसे आप अच्छे से नोट करें। बहुत ही लेंथी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट रिपीट हो जाता है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है, उनके जो पॉइंट है वो क्या है, बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वेशन क्या है और कंडीशन क्या है लंब होने की। और इस तरह से ये कंप्लीट आंसर हमारा। इस प्रश्न को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, देखें, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेस तैयार हो जाए और इस प्रश्न में आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। इसके लिए बारंबार आपको अभ्यास करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। साथ ही साथ पूरी एक्सरसाइज जो है अच्छे से इजीली कवर अप हो गई है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन की। इससे पहले 14.1, 2, 3 और 4 हमने डिस्कस की है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यूनिट 13 के भी वीडियो देख सकते हैं और अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते रहे। साथ ही साथ आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।